झूठ। सैयदा नाज़ा जबी। असलम नवी जमात का तालिब इल्म था। वो एक खुश अखलाक और बाअदब लड़का था। पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन तबीयत में खासा लाउबालीपन था। इसे घूमने फिरने का भी बेहद शौक था। हर साल स्कूल की छुट्टियों में वो घर वालों के साथ कहीं ना कहीं सैर तफरी के लिए जाया करता था, और इस मर्तबा भी जाने के लिए पुरजोश था। असलम के अंदर एक बहुत बुरी आदत थी कि वो झूठ बहुत बोलता था। इसके वालिदैन और असातिज़ा ने कई मर्तबा इसे समझाया कि देखो बेटा, झूठ बोलना गुनाह है। जो शख्स झूठ बोलता है वो हर किसी के लिए नाकाबिल एतबार हो जाता है। अपनी इस आदत की वजह से इसको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा। वो हर बार अपने वालिदैन और उस्तादों से वदा करता कि आइंदा झूठ नहीं बोलेगा, मगर इसका ये वदा हमेशा पानी पर लकीर साबित होता। मौसम गर्मा की ततीलात हुई और स्कूल 2 माह के लिए बंद हो गए। हमेशा की तरह छुट्टियों का काम मिला ताकि बच्चे पढ़ाई की तरफ से गाफिल ना हो जाएं। असलम को उन्हीं दिनों का शिद्दत से इंतज़ार था, इसीलिए उसने 1 महीना के अंदर तमाम काम मुकम्मल कर लिया और फिर अपने उम्मी अबू से फरमाइश शुरू कर दी। अबू, हम लोग घूमने कब जाएंगे? असलम ने अपने वालिद से सवाल किया। इसकी आंखों में चमक थी। जाएंगे बेटा, बहुत जल्द इंशाअल्लाह, अबू ने मुस्करा कर जवाब दिया। अरे, इसका बस चले तो आज ही जाने की जिद शुरू कर दे, उम्मी ने इसे देखते हुए कहा। बेटा, ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी तो तुम्हारी छुट्टियां खत्म होने में पूरा 1 महीना बाकी है। अबू ने असलम को समझाते हुए कहा। अबू जी, आपको पता है मुझे समंदर की सैर करने का कितना शौक है। मैं कभी नहीं गया साहिल समंदर पर, और मामू बता रहे थे कि जब पानी चलेगा तो पाबंदी लग जाएगी, फिर समंदर में जाने नहीं दिया जाएगा। असलम ने मुंह बेसूरते हुए जल्दबाजी की वजह बताई। तो ज़रूरी है कि समंदर की ही सैर की जाए। हम तुम्हें किसी पार्क ले जाएंगे, जहाँ झूले होंगे, वहाँ एंजॉय कर लेना। उम्मी ने इसका ध्यान दूसरी तरफ लगाना चाहा। नहीं भाई, मुझे समंदर की सैर के लिए ही जाना है। सब जाते हैं। मेरी क्लास के सब बच्चों ने साहिल समंदर पर पिकनिक मनाई है। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है। असलम बाज़िद था। अच्छा बाबा, हम तुम्हें ले चलेंगे साहिल समंदर, इंशाअल्लाह। अब खुश अबू ने हथियार डालते हुए इसकी बात मान ली। असलम खुश हो गया और इंतज़ार करने लगा। ये भी इत्तेफाक था कि उम्मी अबू मसरूफियात की वजह से प्रोग्राम नहीं बना पा रहे थे। वो रोज़ाना अपने वालिदैन के सर पर सवार हो जाता और इसे वही जवाब मिलता। असलम मायूस होने लगा और सोचने लगा कि उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। फिर इसके जहन में एक तरकीब आई और उसकी आंखें चमक उठी। उसने अगले दिन ही अपने दोस्तों आसिफ और काशिफ से राब्ता किया। आसिफ और काशिफ दोनों भाई थे और असलम के साथ स्कूल में ही पढ़ते थे। यार, क्यों ना साहिल समंदर की सैर को चली? तुम दोनों का क्या ख्याल है? असलम ने पुरजोश लहजे में आसिफ और काशिफ से पूछा। समंदर? अरे वाह, ख्याल तो बहुत अच्छा है, मगर जा कौन रहा है जिसके साथ हम जाएंगे? आसिफ ने खुश होते हुए जवाबा सवाल किया। हम तीनों जा रहे हैं, इनमें तुम और काशिफ, असलम ने एक तरन में जवाब दिया। हैं, हम तीनों एक दूसरे के साथ? मतलब अकेले? हम अकेले कैसे जा सकते हैं यार? काशिफ ने हैरान होकर पूछा। आसिफ भी दंग रह गया। अरे यार, कुछ नहीं होता है, सब ही जाते हैं। हम कोई अनोखे थोड़े ही हैं। फिर हम तीनों साथ होंगे तो अकेलापन कैसा? असलम ने तसल्ली देते हुए कहा। मगर यार, हमें घर से इजाज़त नहीं मिलेगी इस तरह अकेले जाने की। आसिफ ने हकीकत से आगाह किया। हाँ,
इसी बात का तो अफसोस है कि ना तो इजाज़त मिलेगी, ना घर वाले कहीं लेकर जाएंगे और छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम घर पर कोई बहाना बना देंगे और फिर चलेंगे। क्यों? असलम ने कायल करने वाले अंदाज में कहा। नहीं नहीं यार, घर वालों से झूठ बोल कर नहीं जाएंगे। अगर पकड़े गए या कहीं फंस गए तो बहुत पिटाई होगी, काशिफ ने डरते हुए कहा। ओहो, तुम दोनों क्या डरपोक लोगों की तरह बातें कर रहे हो। अब हम इतने भी बच्चे नहीं हैं, असलम ने कहा। अच्छा, चलो ठीक है, मगर ये तो सोचो कि हम घर वालों से क्या कहेंगे। काशिफ ने हार मानते हुए असल मसले की तरफ तवज्जो दिलाई। हाँ यार, घर पर क्या कहेंगे, ये तो सोचा ही नहीं। आसिफ ने भी भाई की हाँ में हाँ मिलाई। मैंने सोच लिया है, घर वालों से कहेंगे कि एक ज़रूरी असाइनमेंट बनाना रह गया है। थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम एक साथ मिलकर बना रहे हैं और हमें पूरा दिन लग जाएगा। और ये असाइनमेंट हम तुम्हारे घर पर बनाएंगे और तुम लोग कहना मेरे घर पर बनाओगे। असलम पहले से ही सोच कर बैठा था कि क्या बहाना बनाया जाए। क्या? हमारे घर पर? पागल हो गए हो क्या? अगर वापसी पर ज़्यादा देर हो गई और हमारे वालिदैन ने एक दूसरे के घर फ़ोन करके पूछ लिया तो? काशिफ ने परेशानी और हैरत के आलम में असलम और आसिफ की तरफ देखते हुए कहा। आसिफ भी हैरान रह गया था। काशिफ सही कह रहा है असलम, अगर हमें देर हो गई तो हमारे झूठ का पता चल जाएगा, फिर बहुत पिटाई होगी यार। आसिफ ने परेशान कुन लहजे में कहा। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने कहा ना कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे। शाम होने से पहले ही वहां से निकल जाएंगे और शाम तक घर पहुंच जाएंगे। अब तुम लोग ये सब सोचने के बजाय साहिल समंदर के बारे में सोचो, क्या क्या साथ लेकर जाना है और क्या तैयारी करनी है, ये सोचो। एक ही दिन की तो बात है यार। असलम ने अब की बार जिद होकर कहा। आखिरकार आसिफ और काशिफ दोनों ही मान गए और फिर तीनों ने अपने अपने वालिदैन से असाइनमेंट बनाने की इजाज़त ले ली, जो कि चंद सवाल जवाब के बाद उन्हें मिल गई। और फिर वो तीनों जाने की तैयारी करने लगे। सामान ज़्यादा नहीं था, इसलिए आसानी से स्कूल बैग में आ गया और अगले ही दिन ये तीनों सुबह समंदर की सैर के लिए रवाना हो गए। असलम ने अपने अबू का कैमरा नज़र बचाकर अपने बैग में डाल लिया था ताकि तस्वीरें बना सके। साहिल समंदर पहुंचकर तीनों, बिलखुसूस असलम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वाह, समंदर देखकर ही मज़ा आ गया, सोचो भी और कितना मज़ा आएगा। असलम ने खुशी से अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा। वाकई यार, ये तो सोचा ही नहीं था, क्या दिल फरेब मंजर है, खूबसूरत। और ये लहरें। आसिफ भी समंदर के मंजर में खोसा गया। अरे वो देखो, ऊंट और घोड़े। भाई मैं इन दोनों की सवारी करूंगा, मैंने पहले बता दिया है। काशिफ ने भी परजोश लहजे में कहा। हाँ क्यों नहीं, हम भी सवारी करेंगे और ये सामने जो रेस्टोरेंट है, खाना वहाँ खाएंगे। असलम ने जवाब दिया और फिर अपने बैग से अबू का कैमरा निकालकर तस्वीरें खींचने लगा। उन तीनों ने खूब तस्वीर बनाए और सारा दिन मज़े करते रहे। दिल भर कर नहाए, एक दूसरे के साथ पानी में खूब खेले। यार इतना मज़ा आ रहा है कि वापस जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। ये काशिफ था जो आने के लिए पहले राज़ी ही नहीं था। देख लो, सबसे ज़्यादा तुम ही मुखालफत कर रहे थे इस प्रोग्राम की। अगर घर वालों के आसरे पर रहते तो इंतज़ार ही करते रह जाते। असलम ने इतराते हुए कहा। सही बात है, इतना मज़ा घर वालों के साथ भी नहीं आता। आसिफ भी अपनी धन में मगन था। इसके बाद उन्होंने ऊंट और घोड़े पर सवारी की और बहुत से गेम्स खेले। फिर भूख लगने लगी। यार भूख लग रही है, चलो चल कर खाना खाते हैं।
असलम ने कहा और तीनों सामने बने हुए शानदार से रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। वहाँ समंदर में नहाकर आने वालों के लिए बाहर तख्त भी लगे हुए थे, जहाँ उन्होंने बैठकर खाना खाया। खाना बहुत लजीज था। तीनों ने खूब सैर होकर खाया। फिर उन्होंने मिलकर अपनी अपनी पॉकेट मनी से बिल अदा किया। फिर समंदर का रुख किया और आती जाती लहरों से जी भरकर लुत्फ अंदोज हुए। खेल कूद और तफरी में दिन गुजरने का एहसास ही न हुआ और अब शाम होने लगी। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि अचानक मौसम तब्दील हो गया। आसमान पर बादल छाने लगे और देखते ही देखते काली घटा में बदलने लगे। तेज हवाएं चलने लगी और इनाफाना मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो तीनों इस सूरत हाल से बौखला गए। बारिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी और उसके साथ गरज चमक उनके दिल दहलाने को काफ़ी थी। अब उन तीनों के औसान ख़ता हो गए और उन्होंने वापस जाने का इरादा किया, मगर वापसी का यह सफ़र उन लोगों के लिए कितना दुश्वार होगा। अगर उनके वहम विगमान में भी होता तो वो शायद कभी ये प्रोग्राम ना बनाते। बारिश तेज से तेज तर होती जा रही थी। थोड़ी ही देर में सारा शहर जल थल हो गया। गलियों में और सड़कों पर पानी जमा हो गया और आने जाने के रास्ते बंद होना शुरू हो गए। यार, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, आसिफ ने परेशान कुन लहजे में कहा। हाँ यार, और पानी देखो कितना जमा हो गया है, चलना दुश्वार हो रहा है। असलम भी अब बहुत परेशान हो गया था। मेरे अल्लाह, बिजली भी चमक रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम घर वापस कैसे जाएंगे अब? काशिफ ने खौफजदा होते हुए कहा। वो तीनों बारिश से बचने के लिए एक दरख्त के नीचे जा खड़े हुए। यहाँ खड़े होकर इंतज़ार करते हैं बारिश रुकने का, फिर कोई रिक्शा या टैक्सी करके वापस जाएंगे, असलम ने तसल्ली देते हुए कह तो दिया, मगर अंदाज से इसका दिल भी धक धक कर रहा था और वो शदीद खौफजदा हो चुका था। पता नहीं इतनी बारिश में कोई सवारी मिलेगी भी या नहीं। अल्लाह तो हमारी मदद फरमा, आसिफ ने बेबसी से कहा और दुआ मांगने लगा। दुआ मांगते मांगते आसिफ ने आसमान की तरफ देखना चाहा, मगर जैसे ही इसने निगाहें उठाईं तो उसकी नज़र एक घने से दरख्त पर पड़ी और फिर इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। आसिफ को सकते हैं देखकर काशिफ और असलम ने जूं ही उसकी निगाहों के ताक़ुब में आंखें दौड़ाईं तो उनकी चीख निकल गई। वो दो आंखें थीं जो उन्हें ही घोर रही थी, मगर वो कौन सी बिला थी ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अंधेरा हो गया था और सिवाय आंखों के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन तीनों पर लर्ज़ा तारी हो गया था और खौफ की शिद्दत से उनकी आवाज़ें भी कँपकँपा रही थीं। वो वो ओह ओह, ऊपर कुक, क्या है? आसिफ ने हकलाते हुए कहा, मगर असलम और काशिफ के मुंह से कोई आवाज़ ना निकली। मारे खौफ के उनके भी होश उड़ गए थे। अचानक ही इस मखलूक ने दरख्त से छलांग लगा दी और उन तीनों की चीखें निकल गईं। वो समझे शायद इस मखलूक ने उन पर हमला कर दिया है और अब उनकी खैर नहीं। मियाऊं। वो एक काली बली थी, इसलिए अंधेरे में उसकी सिर्फ आंखें चमकती हुई नजर आ रही थी। वो बलि थोड़ी देर में मियाओ मियाओ करती हुई नजरों से ओझल हो गई। इस अरसे में उन तीनों का अच्छा खासा खून खुश्क हो चुका था। कुछ देर बाद जब उनके हवास बहाल हुए तो उन्होंने फौरन ही सवारी तलाश करना शुरू कर दी। आखिर एक टैक्सी नजर आई, लेकिन किराया ज्यादा मांग रहा था, 600 रुपये। इतने पैसे तो हमारे पास नहीं हैं अंकल, प्लीज़ अब पैसे कम कर लें, हमें जल्दी घर जाना है प्लीज़, असलम ने मुल्तजी लहजे में कहा। नहीं बेटा, पैसे तो कम नहीं हो सकते। ये बारिश देख रहे हो, सड़कों की हालत ख़राब हो चुकी है, गाड़ी चलाना एक मुश्किल काम है। ऐसे में हर जगह पानी खड़ा है। टैक्सी ड्राइवर से मिसना हुआ।
देखिए अंकल, हम पहले ही बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, अब प्लीज किराया थोड़ा कम कर लें, काशिफ ने मिन्नत करते हुए रूहानी आवाज में कहा। नहीं, 1 रुपया भी कम नहीं हो सकता। वापसी पर भी कोई सवारी नहीं मिलेगी, टैक्सी ड्राइवर ने दो टोक जवाब दे दिया। 1 घंटा इसी तरह सवारी की तलाश में गुजर गया, मगर कोई सवारी ना मिली। जो भी सवारी मिलती, ड्राइवर इतनी दूर जाने से ही इनकार कर देते, किराया बहुत ज्यादा मांगते। इन तीनों के पास अब इतने पैसे नहीं बचे थे कि इतना ज्यादा किराया दे सकते। अब रात हो चुकी थी, बारिश गरज चमक के साथ जारी थी और अब अंधेरे ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था। क्योंकि लाइट जा चुकी थी, पूरा शहर तारीकी में डूब चुका था। अब सही मानों में वो तीनों पछता रहे थे। परेशानी और खौफ के मारे उनका बुरा हाल था और वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करते जा रहे थे कि वो सही सलामत खैर आफियत से घर पहुंच जाए। मैं तो पहले ही मना कर रहा था कि झूठ बोल कर नहीं जाओ, मगर तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी। अब घर वालों से भी राबता नहीं कर सकते और घर जाने का भी दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। काशिफ ने गुस्से से असलम और आसिफ से कहा। काशिफ ठीक कह रहा है, मैं भी इस प्रोग्राम के हक में नहीं था, बस तुम्हारी बातों में आ गया। काश मैं यहाँ ना आता, आसिफ ने असलम को कसूरवार ठहराते हुए अफसोस किया। वाकई यार, तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे भी बहुत डर लग रहा है, बस किसी तरह हम खैरियत से घर पहुंच जाएं। असलम शर्मिंदा था और पछता रहा था। खैरियत से घर पहुंचे के बाद भी खैरियत नहीं होगी, क्योंकि अब तक तो हमारे वालिदैन शायद हमें तलाश करने निकल पड़े होंगे। काशिफ ने कहा। उधर बच्चों के घर वालों का भी फिक्र से बुरा हाल था, क्योंकि वो एक दूसरे के घर फोन करके पूछ चुके थे। उनके बच्चे कहीं नहीं थे। उन्होंने थोड़ी देर मजीद इंतज़ार किया, फिर असलम, काशिफ और आसिफ के वालिद उन्हें ढूंढने के लिए घर से निकल गए और उनकी वालिदा जाए नमाज बिछाकर अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगने लगी। सुनिए, जब बच्चे मिल जाएं तो उन्हें डांटिएगा नहीं, आराम से घर ले आइएगा। ये आसिफ और काशिफ की वालिदा थी, जो अपने शौहर से नरमी की दरख्वास्त कर रही थी, मगर उनके शौहर ने कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उसकी खैर नहीं, ये मिल जाए ज़रा तो उसकी टांगें तोड़ दूंगा। असलम के वालिद का गुस्से से बुरा हाल था, क्योंकि वो अपने बेटे की झूठ बोलने की आदत से खूब वाकिफ थे। असलम की वालिदा खौफ और परेशानी के आलम में दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी। वो जानती थी कि इस वक्त अपने शौहर से कुछ कहना बेसूद है। आखिर ये लोग कहाँ जा सकते हैं? अपने बच्चों के तमाम दोस्तों के घर जाकर मालूम करने के बाद आसिफ और काशिफ के वालिद ने मायूसी से असलम के वालिद से पूछा। यही मैं भी सोच रहा हूँ, असलम के वालिद ने टार्च घुमाते हुए परेशानी के आलम में जवाब दिया। कहीं खुदा न खास्ता उन्हें किसी ने। काशिफ के वालिद ने डरते डरते अपना खदशा जाहिर किया। नहीं नहीं, अल्लाह न करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे यकीन है। असलम के वालिद ने तसल्ली देते हुए कहा। ये कहकर वो भी अंदर से लरज़ गए थे। फिर अचानक एक ख्याल बिजली की तरह उनके दिमाग में खोनिदा और उनका दिल कहने लगा कि बच्चे वहीं। चली मेरे साथ, मुझे मालूम है कि वो कहाँ होंगे। उन्होंने आसिफ के वालिद से कहा। कहाँ, बताइए। आसिफ के वालिद ने बेचैनी से पूछा। साहिल समंदर, असलम के वालिद ने जवाब दिया। साहिल समंदर? आप कैसे कह सकते हैं? आसिफ के वालिद ने सवाल किया। क्योंकि असलम को समंदर की सैर का बहुत शौक है। वो काफ़ी दिनों से हमसे जिद कर रहा था कि उसे लेकर चली। मुझे यकीन है कि ये लोग वहीं गए होंगे, असलम के वालिद ने वजह बताई।
चली फिर जल्दी करें। आसिफ और काश्त के वालिद का बस नहीं चल रहा था कि पर लगाकर उड़ते हुए पहुंच जाएं। यही हाल असलम के वालिद का भी था। साहिल समंदर की तरफ जाते हुए उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। हर जगह पानी खड़ा था, इसलिए उनकी गाड़ी बार बार बंद हो रही थी और अंधेरे की वजह से गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। रात का वक्त, समंदर का किनारा, तेज बारिश और अंधेरे में उनका मलना आसान भी नहीं था। उनके वालिद के दिल दुख से भर गए थे और आखिर वो इंतहाई मायूसी के आलम में सर झुकाए बोझल कदमों से वापस घर की तरफ चल दिए। लगता है अब पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी, असलम के वालिद ने बेचारगी से कहा, जबकि आसिफ, काशिफ के वालिद तो सख्ते की कैफियत में थे। दोनों के घरों में सफ मातम बिछी हुई थी। उनकी माँ को किसी पिल करार नहीं आ रहा था और वो बेचैनी से बार बार पहलू बदल रही थी और अपने शोहरों से मुतालबा कर रही थी कि उनके बच्चों को किसी तरह कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। उधर वो तीनों डरते डरते चले जा रहे थे कि शायद कोई गाड़ी मिल जाए और वो घर पहुंच सकें कि तेज हेडलाइट से उनकी आंखें चुंधिया गई। एक गाड़ी उनके करीब आकर रुकी। एक लम्हे के लिए उनके दिल अलिफा चिल कर हल्क में आ गए कि कहीं कोई उन्हें अगवा तो नहीं कर रहा। फिर गाड़ी से मखसूस यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग उतरकर उनके पास आए और कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, वो ईदी के रज़ाकार हैं। ये सुनकर उनकी जान में जान आई। फिर ईदी के रज़ाकारों ने उनसे पूछा, बेटा, इतनी रात को इस बारिश में आप लोग कहाँ जा रहे हैं और इस कदर घबराए हुए क्यों हैं? सब खैरियत तो है? तब उन्होंने रोते रोते सारा माजरा कह सुनाया। फिर ईदी के रज़ाकार उन्हें गाड़ी में बैठाकर ईदी सेंटर ले गए। वहां जाकर उनसे उनके घर का फ़ोन नंबर पूछा और उनके घरों पर फ़ोन करके इत्तला दी कि उनके बच्चे यहाँ ईदी सेंटर में मौजूद हैं और खैरियत से हैं, वो सुबह आकर उन्हें ले जाएं। रात के वक्त तेज़ बारिश में यह नामुमकिन था कि वो बच्चों को लेने पाती। सड़कें किसी दरिया का मंजर पेश कर रही थी। उनके वालिदैन को इस फ़ोन से कुछ तसल्ली हो गई। वो रात उन तीनों बड़े ईदी सेंटर में कांटों पर लूटते हुए गुजारी और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर ईदी के रज़ाकार फरिश्ता बनकर ना पहुँचते तो उनका क्या हाल होता और वो लोग घर किस तरह जाते। सुबह होते ही उनके वालिदैन उन्हें लेने पहुंच गए और बच्चे अपने अपने घर पहुंच गए। उन तीनों के वालिदैन ने उन्हें डांटने और मारने का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि उनके ख्याल से उनके किए की सज़ा उन्हें अच्छी खासी मिल गई थी। वो अपने बच्चों से कुछ दिन नाराज़ रहे, मगर ये नाराज़गी ज़्यादा दिन नहीं रह सकी, क्योंकि इन तीनों को सबक मिल गया था और उन्होंने सच्चे दिल से तौबा कर ली थी और अपने वालिदैन से मुआफ़ी मांगकर आइंदा कभी झूठ न बोलने का अहद कर लिया था।